जताई है। Supposed to be prosecuting a war, but the war's going very well. The war's going very well. They have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-anything. नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताता हूं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर बताएंगे आपको। संकट में पीएम मोदी का क्या है मेगा प्लान। दुनिया जंग की आग और आंच की तपिश में झुलस रही है। भारत की कितनी तैयारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। गैस को लेकर, तेल को लेकर, जो भारतीय फंसे हैं विदेशों में उनको लेकर पीएम मोदी ने पूरा ग्राउंड रियलिटी भी बताया कि जमीनी हकीकत क्या है और भारत ने कौन सी और कैसी तैयारी कर रखी है। अगली बड़ी खबर बात करेंगे जंग से फीकी सोने चांदी की चमक कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोने चांदी लगातार जिस तरह से गिरावट हो रही है, आपको बताऊंगा पिछले कुछ वक्त में कितनी गिरावट हुई है, अभी कहां जाकर रुकेगी भी या नहीं। बाजार भी लगातार गिर रहा है। एक्सपर्ट बाजार पर क्या कह रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा। और सोने चांदी की गिरावट के बीच भारत से सोना चांदी और पैसा कौन और क्यों भेज रहा है ईरान, ये भी दिखाएंगे। अगली बड़ी खबर बात करेंगे कैसे मालामाल हो रहा है ईरान। एक तरफ अमेरिका और इजराइल अपना पैसा स्वाहा कर रहे हैं, बारूद में, मिसाइल में, बम में, लेकिन इस बीच भी ईरान कैसे कमाई कर रहा है आपको बताऊंगा। इसके बाद बात होगी ट्रंप झुक गए या फिर रुक गए। ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, मान जाओ वरना छोड़ूंगा नहीं, लेकिन 24 घंटे बाद ही ट्रंप ने क्यों सरेंडर किया आपको बताऊंगा, क्यों यू टर्न लिया है। साथ ही ईरान ने कौन सी शर्तें रखी हैं जंग रोकने के लिए, वो शर्तें क्या क्या हैं। साथ ही आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब पाकिस्तान से क्या मांग कर रहा है। इसके बाद बात करेंगे आज की एक और खबर की। जेल से छूटे बाहुबली का भौकाल। अनंत सिंह जेल से जमानत पर बाहर आए। करोड़ों रुपए की लैंड क्रूजर उन्हें लेने पहुंची थी। उनके आवास पर पंडाल लगा था, लाखों रसगुल्ले और समोसे बन रहे थे और उनके हजारों समर्थक भी पहुंचे थे। आपको लिए चलूंगा सीधे पटना और दिखाएंगे वहां की तस्वीरें और क्या तैयारी है। इन तमाम खबरों पर बात करेंगे। आइए शुरू करें, उससे पहले हेडलाइंस। जंग के बीच बातचीत का दावा कर ट्रंप बोले ईरानी पावर प्लांट्स पर 5 दिन हमला नहीं करेंगे। ईरान ने कहा कोई बात नहीं हुई है, चेतावनी से डर गया अमेरिका। राष्ट्रपति बोले गुमराह कर रहे हैं ट्रंप। ईरान युद्ध पर संसद में प्रधानमंत्री मोदी का बयान, बोले हॉर्मूज का रास्ता रोकना नामंजूर है। नागरिक और ऊर्जा ठिकानों पर हमले का विरोध कर शांति का संदेश दिया। कहा संकट में देश को एकजुट रहना है। ईरान ने यूरोपीय नेता की तस्वीर लगाकर दागी मिसाइल। स्पेन के प्रधानमंत्री ने युद्ध को अवैध बताकर की थी आलोचना। समर्थन पर ईरान ने मिसाइल पर संदेश लिखकर दिया धन्यवाद। ईरान की मदद के लिए कश्मीरियों ने खोला पिटारा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और बड़गाम में पैसा, सोना, चांदी, बर्तन और गुल्लक दान किए। भारत में ईरानी दूतावास ने जताया आभार। यूपी के प्रयागराज में जर्जर गोल्ड स्टोरेज धराशायी हुआ। अमोनिया गैस टैंक फटने से हादसा हुआ है। 4 मजदूरों की मौत, कई घायल। योगी ने किया मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान। मर्डर केस में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बिहार के बाहुबली विधायक की रिहाई। 4 महीने बाद बेऊर जेल से बाहर आए जेडीयू विधायक अनंत सिंह। घर पर हो रहा है जश्न। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। रनवे पर ट्रक से टकराया 100 यात्रियों से भरा कनाडा एक्सप्रेस का विमान। हादसे में 2 पायलट की मौत। यूपी में 160 रुपए बढ़ा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य। योगी कैबिनेट ने 2585 रुपए प्रति क्विंटल कर दी एमएसपी। किसानों को गेहूं की सफाई के लिए 20 रुपए प्रति क्विंटल और मिलेंगे। सोने में आज 12,000 और चांदी में 31,000 रुपए की गिरावट। ईरान जंग से 24 दिन में सोना 24,000 रुपए सस्ता, चांदी 65,000 नीचे आई है। डॉलर के मजबूत होने का भी असर। देश के सबसे पहले
बिहार बोर्ड ने जारी किया है 12वीं परीक्षा का रिजल्ट। 85% से ज्यादा छात्र पास हो गए हैं। नतीजों में बेटियों का दबदबा, 26 टॉपर्स में 19 छात्राएं शामिल। महाराष्ट्र में दुष्कर्म के आरोपी बाबा की बड़ी मुश्किलें। अशोक खरात की बेहिसाब दौलत और संपत्ति की जांच में जुटी एसआईटी और आयकर टीम। नासिक के ओक्स प्रॉपर्टी से मिले 100 से ज्यादा वीडियो। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है कि हम कितने तैयार हैं, यानी हिंदुस्तान कितना तैयार है इस जंग के बीच। मोदी का समाधान और ट्रंप का 5 दिन का प्लान। लेकिन देखिए जंग के मुहाने पर क्या हो रहा है। सैन्य ठिकाने पर हमला किया है। तेहरान के ईरानी सैन्य ठिकाना है जिस पर इजराइल ने अटैक किया है। پشمام بخواب انبار نفته انبار نفت بخواب یا علی ये आप देख रहे हैं جاوید شاه इजरायली हमले में जो मिलिट्री साइट थी ईरान की वो तबाह हो गई है। उसके बाद देखिए ईरान ने क्या किया, मिसाइल पर ट्रंप की तस्वीर चिपका दी है। ये देख रहे हैं ट्रंप की फोटो और मिसाइल पर चिपका कर दाग रहा है ईरान। ये ट्रंप की फोटो है जब ट्रंप मदद मांग रहे थे हॉर्मूज पर बाकी देशों से। वही तस्वीर चिपका दी है। एआई वीडियो की तस्वीर थी, वो चिपका कर मिसाइल दाग दी है। और उसके बाद देखिए 1-2 नहीं 30 मिसाइलें दागी है ट्रंप की फोटो लगाकर। एक के बाद एक 30 मिसाइलें जो इजराइल में गिरी जाकर यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर में। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल ने ईरान की नेवी पर अटैक किया है। ये ईरानियन नेवी है जिस पर हमला किया गया है। ईरान की नेवी पर हमला हुआ तो बदले में दावा है कुवैत में F-15 अमेरिकी F-15 गिरा दिया है ईरान ने। अमेरिका और इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं। ये ईरानी रक्षा मंत्रालय है। ईरान के रक्षा मंत्रालय पर मिसाइल दागी गई। ईरान का रक्षा मंत्रालय आग की लपटों में, तो दूसरी तरफ इजराइल का टेलीकॉम हेडक्वार्टर ईरान ने तबाह कर दिया है। टेलीकॉम हेडक्वार्टर पर कई मिसाइलें गिरी एक के बाद एक। तो दूसरी तरफ अमेरिकी सेना ने देखिए अटैक किया है हथियारों पर। ये ईरान के हथियार हैं, जहां ईरान के जहाज खड़े हुए, ईरान का ड्रोन अड्डा है, वो सब तबाह कर दिए।
अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल के न्यूक्लियर ठिकाने के पास हमला किया था। ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसे मिनी इंडिया भी कहते हैं कि डिमोना की तस्वीरें पूरी तरह तबाह हो गया। אוקיי, עכשיו ככה. इस जगह पर ईरान ने 200 लोगों के मारे जाने का दावा किया, लेकिन इजराइल का कहना है 50 लोग घायल हुए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार संसद में बोले हैं। इस जंग के बीच पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि हम कितने तैयार हैं, यानी भारत कितना तैयार है। सबसे पहले कच्चे तेल के भंडारण पर 1 दशक से काम कर रहे हैं, पीएम ने कहा। यानी पिछले 10 सालों से हमारे पास 53 लाख मीट्रिक टन रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है। इसे 65 लाख मीट्रिक टन तक करने पर काम चल रहा है। अभी 75 दिनों का भंडार भारत के पास है, 90 दिन का करने की तैयारी है। भारत अब 27 की जगह 41 देशों से तेल खरीद रहा है। भारत की जरूरत का 60% तेल पहले हॉर्मुज रूट से आता था, अब देश का 70% से ज्यादा तेल गैस दूसरे रूट से आ रहा है। जंग के बीच तेल गैस वाले 5 जहाज आए हैं, पीएम मोदी ने यह भी बताया। साथ ही खाद्य संकट की स्थिति में आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे पास इस वक्त पर्याप्त अन्न मौजूद है। साथ ही किसानों और जनता के लिए भी हमारे पास पर्याप्त अन्न मौजूद है। किसानों और जनता पर जंग का असर नहीं होने देंगे। कोरोना के वक्त भी ग्लोबल सप्लाई चेन में कमी आई थी, साथ ही लेकिन खतरों के बीच भी हमने हालात को संभाला था। दुनिया में यूरिया 3000 रुपए प्रति बोरी मिलता था, भारत में 300 रुपए मिल रहा है। किसानों को पर्याप्त खाद, बीज और मदद देते रहेंगे। इसके अलावा भारतीयों की सुरक्षा, संकट में भारतीयों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। जंग के बीच 3,75,000 भारतीय सुरक्षित देश लौट आए। अकेले ईरान से स्टूडेंट समेत 1000 भारतीय सुरक्षित लौटे हैं। पश्चिम एशिया में भारत के 80 से 90 लाख लोग पढ़ते हैं, काम करते हैं। जंग के बीच डिप्लोमेसी से भारतीयों की सुरक्षा वापसी के लिए प्रयास हुए हैं। जंग का एक चैलेंज यह भी है कि देश में गर्मी शुरू हो रही है और जंग के बीच आने वाले समय में बिजली की मांग बढ़ती चली जाएगी। देश के पावर प्लांट में पर्याप्त कोयला स्टॉक उपलब्ध है। पावर जनरेशन और सप्लाई तक हर सिस्टम की निगरानी हो रही है और देश में किसी तरह का बिजली संकट नहीं आने देंगे। नागरिकों और पावर प्लांट पर हमले मंजूर नहीं है। नागरिकों साथ ही साथ कमर्शियल जहाजों पर हमला और रुकावट खत्म होना चाहिए। हॉर्मुज का रास्ता रोकना ठीक नहीं है, बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा। वैसे वेस्ट एशिया के प्रमुखों से बात की गई है, सभी से तनाव कम करने की अपील भी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत की पूरी तैयारी क्या है। सुनिए पीएम मोदी को और देश के दूसरे नेताओं को। हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में
अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। देश को अवगत किया है कि परिस्थितियां क्या हैं। कुछ ज़्यादा नई बात नहीं कही है, लेकिन हमने जो नोटिस दिया है डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन होना चाहिए। उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली हार्मोन्स के बारे में कहा कि उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि सिविलियंस पे या कोई तेल ले जा रहा है जहाज या वो उसको हार्म किया जाए, सिविलियंस पे हार्म किया, अस्पताल पे हार्म किया जाए, सिविल जहां रहते हैं सिविलियंस वहां पर हो। 1 करोड़ भारतीय नागरिकों को लेके भी उन्होंने चिंता व्यक्त की जो मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ज्यादा वक्त लगा दिया विपक्ष को कोसने में, पैनिक क्रिएट कर रहे हो, रूमर फैला रहे हो, और ऑयल कंपनियों के विज्ञापन देखिए। अचानक में इस देश में केरोसिन का जिक्र होने लगा तो पैनिक नहीं फैलेगा क्या? और मेरा सिर्फ ये कहना है कि डिप्लोमेटिक कॉरिडोर में कभी कभी साइलेंस बहुत भारी पड़ जाता है। भारत तैयार है। देश के प्रधानमंत्री ने पूरे दुनिया को बता दिया कि हम इस युद्ध की समाप्ति चाहते हैं और साथ साथ हम पूरी तैयारी के साथ देशवासियों के साथ खड़े हैं। तो देखिए, भारत की तो यह तैयारी है, बड़ी तैयारी है, लेकिन आस पड़ोस के हालात क्या हैं वो आपको उनके न्यूज चैनल दिखा देंगे। ये पाकिस्तान में ब्रेकिंग चल रही है कि पाकिस्तान में कैसे महंगाई तेजी से बढ़ रही है। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के फैसले के तसलसल में वज़ीर आज़म का एक और अहम फैसला। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी। तमाम महकमे, अथॉरिटीज और ज़ैली इदारे इस फैसले पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाए। बंदिश ने ईद का मसा कुरकुरा कर दिया। वक्फे से 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग आज भी जारी। लेस्को हुकाम के मुताबिक बिजली की तलब में वास्ते कमी से फ्रीक्वेंसी इशू बढ़ गया है। बिजली की तलब एक हद से नीचे आने से सिस्टम को मसला आ रहा है। अब देखिए जरा, असर पूरी दुनिया पर हो रहा है और असर खास तौर से बाजार पर भी हो रहा है, सोने चांदी पर भी हो रहा है। सोना चांदी जंग के बीच देखिए फूल पे चक्रा। 10 ग्राम सोना 31 दिसंबर को शुरुआती स्तर में बता रहा हूं 2025 1,33,000 था। उसके बाद ऑल टाइम हाई हुआ, यानी सबसे ज्यादा 29 जनवरी 2026 1,76,000 में था सोना प्रति 10 ग्राम। 27 फरवरी यानी जंग से एक दिन पहले 1,59,000 पर था और मौजूदा स्थिति 1,35,000 हो गई है सोने की। आज 12,000 की और गिरावट हो गई है इसमें और जंग के 24 दिन में 24,000 रुपए सस्ता हो गया है। उच्चतम स्तर से अब तक 41,000 रुपए सस्ता हो चुका है सोना। चांदी का हाल देखिए जरा। चांदी प्रति किलो दिसंबर 2025 को शुरुआती स्तर था 2,30,000। 29 जनवरी को सबसे ज्यादा था 3,86,000 चांदी प्रति किलो। 27 फरवरी को यानी जंग से एक दिन पहले 2,66,000 और अभी स्थिति है 2 लाख की आसपास की मौजूदा स्थिति चांदी की चल रही है। आज और 31,000 की गिरावट आ गई है चांदी में। जंग के 24 दिन में 65,000 सस्ती हो गई है चांदी और उच्चतम स्तर से 1,84,000 रुपए सस्ती हो गई है। यह सोना चांदी का हाल है और न सिर्फ सोना चांदी बल्कि शेयर बाजार, मार्केट में पैसा लगाने वाले परेशान है। शेयर बाजार जिस तरह से पिछले कुछ हफ्ते में सोना चांदी के दाम लगातार कम हुए हैं। ईरान जंग की वजह से सोने की कीमत में 6% की गिरावट हुई है। सोने के दाम लगातार 9 दिनों से गिर रहे हैं। पिछले हफ्ते सोने में 10% से ज्यादा की गिरावट आई है, जो करीब 43 साल में सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो जंग में महंगाई बढ़ने का डर है, साथ ही लोगों को ब्याज दरों के बढ़ने की भी आशंका है और इसी वजह से लोग सोने में निवेश कम कर रहे हैं। वो अपने गोल्ड और सिल्वर को बेचकर कैश इकट्ठा कर रहे हैं। जनवरी में कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, इसलिए बड़े निवेशकों ने ऊंचे दामों पर बिकवाली शुरू कर दी। इससे बाजार में सप्लाई बढ़ गई और कीमतें गिर गई। सोने चांदी के दाम में गिरावट के साथ शेयर मार्केट में भी गिरावट आई है। युद्ध के लंबा चलने के डर से एशिया के बड़े शेयर बाजार आज गिरे हैं। सुनिए जरा मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली क्या कह रहे हैं। 40 साल में सोने चांदी में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि जब जियोपॉलिटिकल
टेंशंस ज्यादा होती हैं तो सोना चांदी चढ़ना चाहिए, क्योंकि सेफ हेवन एसेट माना जाता है। परंतु बिल्कुल इसका विपरीत देखा जा रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। लड़ाई से पहले $70 होता था, आज ये $113 पे खड़ा है। यानी कि जिस व्यक्ति को $70 एक बैरल के देने पड़ते थे, आज उसको 113 देने पड़ रहे हैं। और जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स, जिसमें 6 करेंसीज आती हैं, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, जापानीज येन, स्विस फ्रैंक, स्वीडिश क्रोमा, कैनेडियन डॉलर, ये डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास पहुंच गया है। इसके अलावा ETF अपना माल बेच रहे हैं। इसके अलावा हम देखें तो जो यानी कि जो स्पेकुलेशन जो होती है, जो सोने में कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग होती है, कॉमेक्स हो या MCX हो, इसमें सेल के कॉन्ट्रैक्ट्स इस समय ज्यादा देखे जा रहे हैं। यानी कि लोग उसको फॉरवर्ड सेलिंग कर रहे हैं, जिसको हम स्पेकुलेशन या सट्टेबाजी कहते हैं। अब देखिए, इस बीच जंग चल रही है, मिसाइलें दग रही हैं और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। एक और तस्वीर आई है जंग के बीच, मिसाइल पर देखिए, स्पेनिश PM की तस्वीर लगाई है ईरानी मिसाइल पर। उन्होंने धन्यवाद दिया है, शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि स्पेन के PM ने इस जंग को अवैध और गलत और अमानवीय बताया था। और उसके बाद जो ड्रोन दाग रहा है ईरान, यह है ड्रोन। ये देखिए, ड्रोन पर स्माइली बनाई है, मुस्कुराता हुआ चेहरा ईरान ने, और स्माइली बनाने के बाद ड्रोन दागने शुरू कर दिए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, IRGC ने एक के बाद एक ये ड्रोन दाग दिए हैं इजराइल की तरफ। और उसके बाद देखिए जरा, बम जा जाकर इजराइल की सड़क पर गिरे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सड़क पर ईरानी मिसाइल आकर गिरी है। और देखिए, बाइक से जा रहा शख्स बाल बाल बचा है। दूसरी तरफ क्या किया इजराइल ने, ये आप देख रहे हैं, ये टरबाइन प्लांट है। ये ईरान का टरबाइन प्लांट है, जहां पहले और बाद की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जब सब ठीक था, और उसके बाद की तस्वीर, हमले के बाद की आप तस्वीर देख रहे हैं। ये इजरायली हमले में टरबाइन प्रोडक्शन प्लांट तबाह हो गया है। और इजराइल के हमले में एक 20 दिन के बच्चे की मौत हो गई है। उसके लिए लोग सड़कों पर उतरे। और इस बीच एक और तस्वीर आई भारत में। आपने प्रदर्शन की बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी। जम्मू कश्मीर से तस्वीर आई। जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने घर का सामान, पैसे, गहने ईरान को दान कर दिया है, ईरान को डोनेट कर दिया है। ईरान के लिए कश्मीरियों ने खजाना खोल दिया है। ईरान की मदद के लिए कश्मीरियों ने पिटारा खोला है। युद्ध के दौर में ईरानियों की मदद के लिए लोगों ने खुलकर दान किया। ईद के मौके पर कश्मीरियों ने पैसा, सोना, चांदी, बर्तन दान किए। कश्मीर के श्रीनगर में बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ कर दान किया। तस्वीरों में दिख रहा है कि सार्वजनिक जगह पर लोग आकर नकदी, अपने जेवर और घर के बर्तन जमा करा रहे हैं। ईद के मौके पर वैसे तो पूरे देश के मुसलमान ईरान के साथ मुसलमानों ने एकजुटता दिखाई, लेकिन जम्मू कश्मीर के बडगाम में भी श्रीनगर जैसी ही तस्वीरें सामने आई। यहां भी लोगों ने पैसे, तांबे के बर्तनों और गहनों का दान किया है। दान इकट्ठा करने के लिए मस्जिद इमाम जमान में एक स्टॉल लगाया गया था। लोग कह रहे हैं कि वो ईरान जाकर मदद नहीं कर सकते, इसलिए कम से कम आर्थिक सहायता देकर तो ईरान की मदद कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कई छोटे बच्चों और बच्चियों ने अपने गुल्लक तक दान कर दिए। उन्होंने अपने जमा किए गए पैसों को ईरानियों की मदद के लिए दे दिया है। कश्मीर की एक विधवा महिला ने अपने पास रखे सोने के जेवर ईरानियों के लिए दान दे दिए।
बताया जा रहा है इनके पति की मौत 28 साल पहले हो गई थी। इन्होंने पति की याद में रखा सोना ईरान के लिए दान कर दिया। भारत में ईरानी दूतावास ने लोगों के दान और बच्चों के गुल्लक देते तस्वीरें शेयर की हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा जम्मू कश्मीर के लोग क्या कह रहे हैं। तमाम डोनेशंस जो भी यहाँ पर हमारी माएँ बहनें अपना जेवर कॉपर या कैश दे रहे ताकि हम जो अभी हालात ईरान में हो रहे हैं उनकी किसी तरह से मदद कर सकें। हमारे जो बुजुर्ग साहिबान हैं उन्होंने पहले ही जमा किया था, बिल्कुल खुद ही दे दिया था, खुद जमा है वो हमारे पास, वो रकम कसीर रकम है हमारे पास जमा। तो ये उसके एडिशनल हमारे पास हमारी बहनें आई, हमारी माएँ आई, हमारे बच्चे आए, उन्होंने भी समझा कि हमारी शरीकत रहनी चाहिए इसमें सबसे बड़ा हमें इस्लाम का उनके साथ रिश्ता है। ये नहीं देखते कि हम शिया या सुन्नी हैं, वो मोमिन है, उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, हमें उनके लिए कुछ कर रहे हैं। कुरान की आयत है, आप एक दूसरे के लिए काम करो, क्योंकि मोमिन का काम ही होता है एक दूसरे के लिए बनाया खुदा ने। और इस बीच एक और खबर आई और दावा किया गया कि दुनिया का हाल बेहाल है, चाहे वो बाजार हो या सोना चांदी हो या अर्थव्यवस्था हो, लेकिन ईरान माला माल हो रहा है। जो हॉर्मूज से तेल गुजर रहा है, ईरान, इजराइल और अमेरिका को निशाना बना रहा है। लेकिन इसी रास्ते से और यहीं से कैसे दूसरे देश, ईरान के पड़ोसी देश या जिसमें यूएई है, कतर है, कुवैत है, आसपास के देश, उनके बुरे हाल हैं और ईरान कैसे कमाए। जब दुनिया के कई देश जंग से परेशान हैं क्योंकि तेल गैस की सप्लाई ठप हो चुकी है, लेकिन ईरान के लिए यह आपदा में अवसर है। दावा है कि ईरान जंग में माला माल हो रहा है क्योंकि ईरान को तेल बेचकर मोटी कमाई हो रही है। दावा है ईरान रोजाना $140 मिलियन कमा रहा है, यानी करीब 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा रोज कमाई कर रहा है। वजह है हॉर्मूज स्ट्रेट से कई देशों के जहाज नहीं गुजर पा रहे हैं, उनमें यह देश शामिल है, मगर ईरान ने अपने तेल की सप्लाई जारी रखी है। ईरान का सबसे ज्यादा तेल खार्क द्वीप से जा रहा है। इसी पर अमेरिका ने हाल ही में हमला किया था, लेकिन ट्रंप ने तेल ठिकानों को तबाह नहीं किया। ईरान का करीब 90% तेल यहां से सप्लाई होता है। खार्क द्वीप से वो अपने तेल टैंकर लगातार भेज रहा है। ईरान का ज्यादातर कच्चा तेल चीन में जा रहा है और कई जहाज घोस्ट फ्लीट यानी गुप्त तरीके से जा रहे हैं, जबकि सऊदी अरब, कतर, कुवैत का निर्यात कम हो गया है। सऊदी अरब का तेल उत्पादन 20 लाख बैरल रोजाना घट गया है, 1 करोड़ बैरल से घटकर 80 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है। कतर पूरी दुनिया की 20% LNG जरूरतें पूरी करता है, लेकिन अब कतर की गैस निर्यात क्षमता 17% घट गई है। हॉर्मूज के रास्ते बंद होने से इराक को बहुत नुकसान हो रहा है। तेल निर्यात 43 लाख से घटकर 13 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है। सप्लाई ना होने से खाड़ी देशों के तेल कुएं भर गए, उत्पादन रुक गया है, लेकिन ईरान कच्चे तेल और हॉर्मूज की नाकेबंदी से कमा रहा है। दावा है हॉर्मूज में हर जहाज से ईरान 16 करोड़ वॉर टैक्स वसूल रहा है, लेकिन ईरान ने कहा है और इस दावे को खारिज किया है। ईरान ने कहा वो कोई इस तरह का टैक्स नहीं ले रहे हैं, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने जरूर कहा कि दुनिया के बहुत से देश हैं जो ऐसा टैक्स लेकर बहुत पैसा कमा रहे हैं। सुनिए जरा विदेश मामलों के जानकार क्या कह रहे हैं। ईरान अब पॉलिसी बना रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से शिप्स को जाने देने की। उसकी पॉलिसी में अब ये हो रहा है कि जो देश दुश्मन नहीं है उनके टैंकरों को हमें जाने देंगे, और ये बिल को कानून बनाने के प्रयास में है ईरान अपनी पार्लियामेंट में। दूसरा ये हो रहा है कि जो भी शिप्स जाएंगी, चाहे मेरे फ्रेंडली नेशंस की भी, हम उनसे एक टोल टैक्स यानी कि चुंगी लेंगे एक तरह से। तो ऐसे में ईरान की पॉलिसी शायद ये होगी जो उसके फ्रेंडली देश हैं उनसे वो टोल कम लेगा, मानो $1 लाख, $2 लाख। बट जो अमेरिकन और ब्रिटिश और इजरायली लिंक्ड या उनकी ओनरशिप की शिप्स हैं, उनको अगर जाने भी देगा तो उनसे खूब अच्छा खासा पैसा मांगेगा, $2 मिलियन, $5 मिलियन। अब सवाल यह है कि ट्रंप ने यह सारी स्थिति देखने के बाद 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था ईरान को कि 48 घंटे में सरेंडर कर दो, वरना ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था 48 आवर्स, 48 घंटे में सरेंडर कर दो, वरना ऐसा हमला करेंगे, ऐसी मार मारेंगे जो सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन 24 घंटे बाद ही ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। बताऊंगा आपको क्यों, लेकिन देखिए जरा, खमनेई के नाम के नारे लगाकर मिसाइल दागी गई इजराइल पर।
दूसरी तरफ इराक में देखिए जरा, इरबिल में ड्रोन अटैक हुए हैं। यहां इराक में अमेरिकी सैन्य बेस है। इराक में जो उनकी रेजिस्टेंस फोर्स है वो भी अमेरिका पर अटैक कर रही है। लगातार जो इराकी लड़ाके हैं वो भी अमेरिका पर हमला कर रहे हैं। अब देखिए, जिन ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था वो आखिर पीछे क्यों हट गए और ईरान क्या कह रहा है। ईरान को हॉर्मूज खोलने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया था। कहा था ट्रंप ने, हॉर्मूज नहीं खोला तो ईरान को अंधेरे में डुबो दिया जाएगा। लेकिन डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ट्रंप ने प्लान बदल लिया। ट्रंप ने कह दिया ईरानी पावर प्लांट पर हम 5 दिन तक हमला नहीं करेंगे। तो क्या ट्रंप ने जंग खत्म करने की ओर कदम बढ़ा दिया है? जंग में 5 दिन का ब्रेक क्या सीज फायर की तैयारी है? ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान में दुश्मनी खत्म करने पर बातचीत हुई है। 2 दिन से अच्छी बातचीत हुई। बीती रात भी ईरान से बात हुई। इसलिए युद्ध विभाग को 5 दिनों तक हमले रोकने का निर्देश दिया है। वैसे भी हमने ईरान के सारे बड़े नेताओं को मार दिया है और एक तरीका यही कि ईरान में सत्ता का बड़ा परिवर्तन है और अब ईरान समझौते को बेताब है। वो बात करना चाहता है। यह समझौता 5 दिन या उसके अंदर भी हो सकता है। ईरान जिस हॉर्मूज स्ट्रेट की बात कर रहा है उसका हम इस्तेमाल ही नहीं करते, ट्रंप ने कहा, तो इसकी सुरक्षा उन देशों को करनी होगी जो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ईरान ने जवाब में क्या कहा। लड़ाई अभी जारी है और यह शैतान की एक और बड़ी हार है। ट्रंप और अमेरिका को हमने एक बार फिर हरा दिया है। ट्रंप के साथ कोई सीधा या प्रत्यक्ष बातचीत नहीं हुई है। ईरान के विदेश मंत्रालय का दावा है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। तेल की कीमत घटाने के लिए ट्रंप गुमराह कर रहे हैं। ट्रंप ने सुलह और बातचीत का इराद इसलिए अलापा है क्योंकि वो हमारी धमकी से बुरी तरह डर गए थे। ईरान ने कहा था मिडिल ईस्ट के सभी पावर स्टेशन टारगेट पर हैं। हमारे पावर प्लांट पर हमला हुआ तो इलाके को अंधेरे में डुबो देंगे। हम मिडिल ईस्ट में वाटर प्लांट और आईटी सेंटर भी तबाह कर देंगे, ईरान ने कहा है। इस धमकी को सुनकर ट्रंप को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। क्षेत्रीय देशों की ओर से तनाव कम करने की पहल हो रही है, लेकिन उनकी चिंताओं को अमेरिका के सामने रखना चाहिए क्योंकि युद्ध की शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने की है। राष्ट्रपति तेल कीमत घटाने के लिए गुमराह कर रहे हैं। ट्रंप उसके बाद मीडिया के सामने आए, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। ईरान की तरफ से फोन किया गया, मैंने नहीं, उन्होंने फोन किया। वो समझौता करने को बेताब हैं, वो डील करना चाहते हैं और हम समझौता करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन ये एक अच्छा समझौता होना चाहिए और ये होना ही चाहिए। अब और युद्ध नहीं, अब और परमाणु हथियार नहीं। उनके पास अब परमाणु हथियार नहीं होंगे। शायद वो इस बात पर सहमत हैं। हालांकि अभी फाइनल समझौता नहीं हुआ है, बातचीत जारी है। हम उन सभी चीजों की तलाश में हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ईरान के पास कोई परमाणु बम ना हो, कोई परमाणु बम ना हो, उनके आसपास भी नहीं। मिसाइलों पर रोक लगाई जाए। हम मध्य पूर्व में शांति देखना चाहते हैं और मुझे लगता है कि हमें यह मिल जाएगा। दूसरी तरफ ट्रंप न सिर्फ बैक गियर ले रहे हैं बल्कि घिरे भी हुए हैं। जो बड़े मुल्क हैं दुनिया के, चाहे वो चीन हो, जापान हो, ब्रिटेन उनके साथी हो, वो लगातार जंग के साथ जाने को तैयार नहीं। क्या कह रहे हैं पुतिन? सैन्य कार्रवाई से जंग और तनाव का समाधान नहीं हो सकता है। हालात को देखते हुए बातचीत की दिशा में कदम बढ़ाना जरूरी है। राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से ही समाधान संभव है। ब्रिटेन का कहना है तनाव कम करें, समझदारी से काम लें और जंग को बढ़ने से रोकें। जंग के बीच भी ब्रिटेन अपने हितों की रक्षा जरूर करेगा, लेकिन किसी भी हाल में जंग में सीधे शामिल नहीं होना चाहता है। चीन का कहना है ईरान जंग और बढ़ने से पूरे इलाके में तनाव बढ़ेगा। वैसे तो यह युद्ध शुरू ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसे रोकना जरूरी है ताकि हमला ना आगे बढ़े और ना बिगड़े। सुनिए जरा पुतिन क्या कुछ कह रहे हैं। दुनिया और अन्य देशों में जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए जो लोग भी रूस के धीरे धीरे खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं,
उनसे मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, हमें केवल इस बात की चिंता है कि आपके अंतिम संस्कार में हमें सर्दी न लग जाए। सबसे जरूरी है कि हालात को शांत किया जाए। इसके लिए सही योजना और सभी देशों के बीच सावधानी से तालमेल जरूरी है। ब्रिटेन अपने हितों की रक्षा जरूर करेगा, लेकिन किसी भी हाल में इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं होना चाहता। हम चाहते हैं कि तनाव कम किया जाए, समझदारी से काम लिया जाए और युद्ध को बढ़ने से रोका जाए। अब इस बीच ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो गया। ट्रंप ने कहा अभी 5 दिन हमला नहीं करूंगा। ईरान कह रहा है मेरी शर्तें हैं, मेरी 6 शर्त मानो। पहले वो शर्तें क्या आपको बताऊं, लेकिन ईरान क्या जंग में 20 बैठ रहा है, अमेरिका ने सोचा भी नहीं था। ईरान की मिसाइल सिटी है। ईरान ने दावा किया उसके पास इतने हथियार हैं कि अब तक उसने अपने बड़े हथियार निकाले ही नहीं है। अभी बड़े हथियार निकालने बाकी हैं, और ऐसे हथियार जिनको चलाने के बाद दुनिया चौंक जाएगी। दूसरी तरफ ईरान ने क्लस्टर बॉम्ब दागे। ये इजराइल के आसमान में आप देख रहे हैं बमों की बारिश। और इजराइल के लिए मुश्किल हो गया है सारे इस तरह के हमलों को रोकना। उनका डिफेंस सिस्टम ने देखिए एक इंटरसेप्ट की है मिसाइल, और दावा किया है कि ये अंतरिक्ष में यानी स्पेस में इस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। लगभग 50 किलोमीटर ऊपर एटमॉस्फेयर में मिसाइल को मार गिराया गया इस हमले को। الشامية تم اعتراضه بنجاح تم اعتراضها المستشار وفاروق دير अब सवाल यह है कि शर्तें क्या हैं। देखिए ईरान ने क्या शर्तें रखी हैं अमेरिका के सामने। शर्त है कि भविष्य में दोबारा युद्ध ना होने की गारंटी दी जाए, कोई अस्थायी या प्रतीकात्मक सीजफायर मंजूर नहीं होगा, जो भी होगा परमानेंट होगा। अगली शर्त है अमेरिकी सैन्य ठिकानों को पूरे क्षेत्र से हटाया जाए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी को चुनौती है, यानी जितने भी अमेरिका के बेस बने हैं मुस्लिम देशों में वो सब सैन्य बेस हटाए जाएं। अगली शर्त है ईरान को हुए नुकसान का मुआवजा भी दीजिए। अगली शर्त है पूरे क्षेत्र में चल रहे युद्ध खत्म किए जाएं। ईरान के सहयोगी हिजबुल्लाह हमास पर भी हमला रोकें। हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए नए नियम बनाए जाएं। ग्लोबल एनर्जी रूट के एक हिस्से को पर ईरान का अधिकार रहे। ईरान को निशाना बनाने वालों पर कार्रवाई हो। ईरान और ईरानी शासन के खिलाफ दुष्प्रचार बंद हो। यह शर्तें ईरान की। अमेरिका की शर्त क्या है? 5 साल तक ईरान मिसाइल कार्यक्रम बंद करे, मिसाइलों की संख्या वो 1000 तक सीमित करे। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से रोक दे और यूरेनियम संवर्धन को भी शून्य कर दे, यानी 0। ईरान अपने बड़े परमाणु ठिकानों को स्थायी रूप से बंद करे ताकि परमाणु हथियार का खतरा खत्म हो जाए। अमेरिका की एक और शर्त है कि हिजबुल्लाह हमास और हुतियों का समर्थन करना इन्हें बंद करना होगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर ईरान हमले बंद करे और इलाके में शांति और स्थिरता के लिए समझौता करे। ये हैं दोनों की शर्तें। अब देखिए जरा, एक बड़ी दिलचस्प शर्त है जो ईरान की है अमेरिका पर, कि ईरान का कहना है हमारे देश के आसपास जितने तुमने सैन्य अड्डे बनाए हैं मुस्लिम देशों में, इन्हें बंद करो। ये कौन कौन से सैन्य अड्डे हैं? देखिए, ये ईरान है, हरे रंग से आप देख रहे हैं। कतर में अमेरिका का बेस है, यूएई में अमेरिकी बेस है, बहरीन, कुवैत में अमेरिका का बेस है। ये वो मुल्क हैं जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने, सीरिया में, जॉर्डन में। इन अड्डों को बंद करने की बात ईरान कर रहा है कि इन अड्डों को पहले आप बंद करिए। सुनिए जरा इजरायली मिलिट्री क्या कह रही है। इजराइल के नागरिकों, हमें ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ कई हफ्तों तक और संघर्ष करना पड़ेगा। हर गुजरते दिन के साथ हम आतंकी शासन को और कमजोर करते जा रहे हैं। हम आतंकी शासन और उसके गुर्गों को इजरायली नागरिकों और इजराइल राज्य के अस्तित्व के लिए खतरा बनने नहीं देंगे।
अब देखिए ऐसे ही सैन्य अड्डे सऊदी अरब में भी, सऊदी अरब पर भी अटैक किया गया। अब सऊदी अरब पाकिस्तान से कह रहा है मार मैं खा रहा हूं, बचाने तुम आओ। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त ये है कि सऊदी अरब का कहना है और दावा है कि ईरान पर हमले का दबाव बनाया जा रहा है पाकिस्तान पर कि वो ईरान पर हमला करे, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पूर्व में एक डील हुई जिसके तहत सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और पाकिस्तान ऐसी सूरत में हमला करने वाले देश से लड़ेगा। लेकिन अभी पाकिस्तान ईरान पर हमला नहीं कर, क्योंकि पाकिस्तान फंस गया है। ईरान पर हमले के लिए सऊदी पाक पर दबाव डाल रहा है इस वक्त, कह रहा है जंग के बीच उसे इस्लामाबाद से कार्रवाई का इंतजार है। सऊदी ने पाकिस्तान को रक्षा समझौते की याद दिलाई है। पिछले साल शाहबाज और बिन सलमान ने बड़ी डील की थी। इसके तहत दोनों में किसी देश पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा और ऐसे हालात में दोनों देश दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन जंग में ईरान ने सऊदी पर ड्रोन मिसाइलों की बारिश कर दी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की अब तक कोई मदद नहीं की। तनाव के बीच एक बार मुनीर ने सऊदी अरब का दौरा जरूर किया, लेकिन वो ईरान से सिर्फ हमले रोकने की गुहार लगाते नजर आए। सऊदी अरब को उम्मीद है कि परमाणु सक्षम पाक उसकी मदद करे। पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस से भी उसे मदद करे ताकि अमेरिकी बोझ कम हो। लेकिन पाकिस्तान ईरान पर किसी भी तरह का हमला करने से बच रहा है। शिया बहुल ईरान पर हमले से पाक में सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में करीब 3 से 5 करोड़ आबादी शियाओं की है। पाकिस्तान ईरान के साथ 900 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिससे उस पर ईरान के जवाबी हमले का खतरा भी बढ़ जाएगा। अफगानिस्तान की ओर से पहले ही वो भारी तनाव और हमले झेल रहा है। ऐसे में कंगाल पाकिस्तान एक और जंग लड़ने की हालत में नहीं है। जंग में सीधे उतरने से पाक में तेल और महंगाई और बेकाबू हो सकती है। इसलिए शहबाज शरीफ और मुनीर न कुछ बोल पा रहे हैं और न कुछ कह पा रहे हैं और न कर पा रहे हैं। सुनिए जरा इस पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान का क्या रोल होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के साथ तो हम दफाई एग्रीमेंट है, हम उस दफाई एग्रीमेंट को एक्टिवेट करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान क्या जंग लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, ये सवाल है। इस सवाल को थोड़ा समझना है। पाकिस्तान को कोई ना कोई पोजीशन लेनी पड़ जाएगी आने वाले दिनों में। अगर सऊदी अरब या बाकी अरब ममालिक इस लड़ाई में उतर गए तो डॉलर और पैसा तो वहां पे है और अमेरिका भी वहां पे है, तो पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी इस लड़ाई का हिस्सा बनना पड़ सकता है। सर जो पाकिस्तान फौज के, आपने अस्पताल मासूम लोगों को मार दिया काबुल में, उनको कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं तनख्वाह जो मिलती है सऊदी अरब की 3 साल की, अगर हमने पोस्टिंग किसी तरह काट ली तो वापस आके प्लाट, घर, कोठियां, बैंक बैलेंस, नई गाड़ी आ जाएगी। बाकी छोड़ो सब कुछ, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। चाबार का तो बड़ा शौक है, जरा अपनी औकात अरबियों की नजर में झांक के देखो। 400 अरब डॉलर का पूरा सरमाया फराहम किया इंडिया को और तुम्हें दिए 4 अरब डॉलर कहा कि इस्तेमाल ना करना, सूद भी दो। ये औकात है हमारी, ये हमारी औकात है पाकिस्तानियों की। मजदूरी तुम्हें देते हैं, ब्यूरोक्रेसी सारी इंडियन को देते हैं, उसके बावजूद इश्क नहीं खत्म हो रही। इश्क नहीं है। सऊदी लोगों से टैक्स लेते हैं, उस पैसे से आपको मदद देते हैं या सरमायाकारी करते हैं। हमने नहीं करनी सरमायाकारी और हमने आपको इमदाद नहीं देनी। पहले आप पाकिस्तान के अंदर टैक्स रिफॉर्म लेकर आए, अपने लोगों से आप टैक्स लें, और काफी सारी शर्त रख दी सऊदी अरब ने। कोई 3 अरब डॉलर का एक डिपॉजिट सऊदी अरेबिया ने स्टेट बैंक के पास रखा है, लेकिन उसमें कोई 72 घंटे का कॉल है। इसका मतलब ये है कि जब भी चाहे सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को 72 घंटे का नोटिस दे के अपने $3 बिलियन जो है वो वापस डिमांड कर सकता है। तो सऊदी अरब पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है कि वो ईरान पर हमला करे। ईरान ने अमेरिका के सामने शर्त रखी है, शर्त मानो तो जंग रोकूंगा, और शर्तों में एक शर्त और शामिल है, वो ये कि मुआवजा भी देना पड़ेगा। जितना नुकसान हुआ है, ईरान का कहना है हमारे मुल्क का जितना नुकसान हुआ है इसका पैसा भी भरना पड़ेगा। अब देखिए जंग में नुकसान अकेले ईरान को नहीं हुआ, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को भी हुआ। ईरान के खिलाफ युद्ध सबसे ज्यादा ट्रंप को महंगा पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका जंग में रोजाना हजारों करोड़ रुपए फूंक रहा है। अनुमान है कि अमेरिका 4.5 लाख करोड़ खर्च कर चुका है। 24 दिनों के युद्ध का यह आंकड़ा उस रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें अमेरिकी संसद ने कहा था कि युद्ध के शुरू के 6 दिन में अमेरिका को करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। ईरान से जंग लड़ने में इजराइल भी करोड़ों रुपए झोंक रहा है।
इजराइल के वित्त मंत्रालय ने माना है कि इस हवाई युद्ध से हर हफ्ते करीब 27,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। यानी 24 दिन की जंग में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। काम ठप से आमदनी भी कम हो गई है, बंद हो गई है, लेकिन हथियारों में पैसा खर्च हो रहा है लगातार। ईरान कह रहा है मुआवजा दीजिए। हथियार से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ ईरान को। ईरानी एजेंसी के मुताबिक 80,000 नागरिक ठिकाने तबाह हुए। तेहरान में 275 हेल्थ सेंटर, 498 स्कूल पर भी हमले हुए। ईरान के दागे सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल भी हजारों करोड़ के हैं। न सिर्फ इजराइल, अमेरिका और ईरान बल्कि दुनिया को नुकसान हो रहा है। तेल गैस सप्लाई ठप होने से अरबों डॉलर का नुकसान। एयरलाइंस कंपनियों का बाजार मूल्य 45 लाख करोड़ गिर गया है। ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेस के मुताबिक 85 देशों में तेल के दाम बढ़ गए। भारत के शेयर मार्केट में एक दिन में करीब 14 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। ये दुनिया का हाल है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी साहब क्या कह रहे हैं। ये वॉर जा रहा है इंटरनेशनल इकोनॉमिक तबाही और रिसेशन की ओर। ठीक है साहब, अगर ईरान ने कहा था अगर आप मेरा तेल और गैस हिट करोगे, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मैं सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, इन सब के गैस भंडार, तेल भंडार उड़ा दूंगा। तो इन्होंने फिर भी उसके बावजूद हिट किया। अमेरिका नहीं कर रहा था तो इजराइल ने घोड़े पे चढ़ के हिट कर दिया कि, और उनका कहना कि साहब इन्होंने हमारी हाइफा रिफाइनरी को ठोका है, वो धू धू करके जल रही तो हम नहीं छोड़ेंगे, तो वो भी चढ़ गए हैं। ठीक है साहब, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फंसा कौन, मार कौन खा रहा है? पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है साहब, आप देख लीजिए कि $138 प्रति बैरल आपका तेल का दाम प्रति बैरल पहुंच गया। इससे इन्फ्लेशन अमेरिका में 2.6% से बढ़ के 4.5% हो गई है। ये चलता रहा 6% तक इन्फ्लेशन जाएगी। कॉस्ट ऑफ ऑयल अमेरिका, जो समझ रहे हैं कि हम बिल्कुल दुनिया मरे तो मरे, हमारा क्या जाता है, हम तो और तेल बेचेंगे मेरे आका। आइए जंग के मैदान के बाद आपको बिहार लिए चलता हूं। बिहार से एक बाहुबली आज जेल से छूटे हैं। बाहुबली अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए हैं और उनका स्वागत उनके समर्थकों ने किया। ये देखिए पहली तस्वीर आई, बेउर जेल से निकले जब अनंत सिंह, ये वो तस्वीर है। सरकार जिंदाबाद, सरकार जिंदाबाद। ये अनंत सिंह जेल से निकले वो तस्वीर है, लेकिन उनके आवास पर देखिए जरा। आवास की पर तैयारी हो रही थी, गेंदे के फूल से पूरे आवास को सजा दिया गया था। कार्यकर्ताओं की, समर्थकों का हुजूम लगा हुआ था। और उसके बाद देखिए अनंत सिंह बाहुबली जब अपने आवास पहुंचे हैं, तब देखिए हजारों की भीड़। और अनंत सिंह के समर्थकों में देखिए कितना जोश था। चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले अनंत सिंह अंदर हो गए थे, समर्थक इंतजार कर रहे थे। अनंत सिंह वीर है, अनंत सिंह वीर है, अनंत सिंह वीर है, अनंत सिंह वीर है, अनंत सिंह वीर है। और देखिए जरा अनंत सिंह के आते ही आतिशबाजी शुरू हो गई, समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ देखिए उनके आवास पर क्या हो रहा था। आवास पर 3 लाख रसगुल्ले बन रहे थे, समोसे बन रहे थे, समर्थकों की दावत थी।
सर से जेल से बाहर आए, पट से 3 करोड़ की लैंड क्रूजर में बैठे और फुर से गाड़ी से चल पड़े। विधायक जी को जेल से आवास पहुंचने में देर नहीं लगी। देर लगी तो आवास के अंदर एंट्री मारने में। गेट पर समर्थकों का हुजूम था। उस हुजूम के हर हाथ में मोबाइल और दिल में बेचैनी। कोई सेल्फी लेने को बेताब था तो कोई कालीन भैया की, माफ कीजिए, मोकामा वाले भौकाल भैया की एक झलक पाने के लिए बेचैन था। खैर, गाड़ी रुकते ही ढोल नगाड़े बजे, बम पटाखे भी फूटे। विधायक जी का पूरा घर लखदक गेंदे से सजा था। पंडाल तने थे और कुर्सियां लगी थी। बाढ़ बढ़ैया और मुकामा से आए भैया जी के चाहने वालों की भीड़ लगी थी। सबको चाय मिली, कॉफी भी मिली, समोसा और रसगुल्ले का नाश्ता मिला और फिर छोटे सरकार की जय जयकार हुई। इतना सब कुछ तब जबकि भैया कह चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। आप नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। अंतिम वो थमड़ा है, आप नहीं लड़ेंगे दादा। निशान बच्चा लड़ेगा। ये तब है जब अनंत सिंह पहले ही ऐलान कर चुके हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। 4 महीने बाद अनंत सिंह बेउर जेल से बाहर आए। रिहाई के बाद वो 3 करोड़ की लैंड क्रूजर में बैठ कर गए। जेल से लेकर घर तक उनके साथ 50 गाड़ियों का काफिला था। घर पर समर्थकों ने आतिशबाजी से उनका स्वागत किया। अनंत सिंह के घर पर समर्थकों का बड़ा हुजूम था। जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, उनके आवास परिसर में बड़े बड़े पंडाल लगे हुए थे। समर्थकों के लिए करीब 1,500 कुर्सियां लगाई गईं। साथ ही लोगों के लिए नाश्ते खाने का जोरदार इंतजाम था। समर्थकों को नाश्ते में 2 समोसे और रसगुल्ले दिए गए। अनंत सिंह की रिहाई पर 2 से 3 लाख रसगुल्ले बनाए गए और रसगुल्ले बाढ़ से बनाकर पटना आवास पर लाए गए। नाश्ते और खाने का बाकी सामान पटना में ही तैयार किया गया। खाने में करीब 10 प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए और इसमें पूड़ी, सब्जी, पुलाव, दाल, 2 तरह की सब्जियां भी। खाना नाश्ता बनाने के लिए एक दिन पहले से 40 लोग लगे हुए थे और पिछले 24 घंटे से लगातार किचन का चूल्हा जल रहा है। अनंत सिंह के आवास पर नॉन स्टॉप कॉफी चाय का इंतजाम। गर्मी को देखते हुए पंडाल में बड़े बड़े पंखे, कूलर भी लगा दिए गए। अनंत सिंह पटना वाले आवास से कल अब मुकामा के लिए रवाना होंगे और अपने विधानसभा क्षेत्र में 50 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। दुलार चंद मर्डर में अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दी। चुनाव प्रचार के दौरान दुलार चंद यादव की हत्या हुई, जिसके बाद 1 नवंबर को अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। जेल में रहते अनंत सिंह ने मुकामा से विधानसभा चुनाव जीता है। जमानत के बाद सुनिए जरा अनंत सिंह और समर्थक क्या कह रहे हैं। हर कार्यकर्ता को अपने नेता आने का आभार खुशी रहता है, उसी तरह हम लोग बहुत खुश हैं। सत्य का विजय हुआ है, हर समय हुआ है, आज भी हुआ है। हम लोग को न्यायालय पे भरोसा रहता है। हर समय हम लोग सत्य पर थे, न्याय मिला। दादा जेल से बाहर उस दिन हो गए जिस दिन मोकामा की जनता ने अपनी शक्ति और अपनी भक्ति दे करके हमारे वर्तमान विधायक अनंत बाबू को विधानसभा भेजने का काम किया। अरे राज तिलक की करो तैयारी, अब आ रहे हैं हमारे बीच, छोटे सरकार की है बारी बारी। पक्षी लोग ऐसे ही बजा दिया, वे कोर्ट का पालन किए गए और कोर्ट के माध्यम से आ रहे हैं, इसलिए हम लोग का पूरा खुशी है। गलत साजिश के तहत फंसा दिया गया और उसमें जेल चले गए तो हम लोग थोड़ा मायूस थे। अब हमारे राजा विधायक जी जन सेवक आ रहे हैं तो उससे ज्यादा और खुशी क्या हो सकता है। हमारे अनंत बाबू, नीतीश बाबू को हर समय मदद करने का काम किए हैं। जब जब भीषण भी समस्या आया है उसमें तटस्थ रूप रह के और माननीय विधायकों को सबसे आम सहमति लेकर नीतीश बाबू को भी इन्होंने मदद करने का काम किए हैं। बहुत ही उत्साह का माहौल है। छठ पूजा खरना का दिन है, खरना का दिन विधायक जी बाहर आ रहे हैं। 1000 जनता खुश है, खुशी का माहौल है। तो रहिए, अनंत सिंह के बाद अब आपको मिलवाता हूं एक विचित्र बाबा से। बाबा की गिरफ्तारी हो गई है, उन पर रेप का आरोप है। नार्को में खुलेगा रेपिस्ट बाबा का राज। इनका नाम है अशोक। अशोक ये नेवी में थे और नेवी के बाद नेवी की नौकरी छोड़कर बाबा बन गए। अगली तस्वीर देखिए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ये बाबा के अश्लील वीडियो है और बताया जाता है 50 से 100 वीडियो उनके अश्लील है।
ये तस्वीर आप देख रहे हैं बाबा की, इस तरह के दर्जनों अश्लील वीडियो मौजूद हैं। और ये वीडियो सामने आने के बाद, वीडियो ऐसे हैं जिसे दिखाया भी नहीं जा सकता, बाबा की गिरफ्तारी हो गई है। इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब इनके नार्को की भी तैयारी है। और सोचिए, बाबा पर महिलाओं से रेप का आरोप है और महिला आयोग की अध्यक्ष उनके देखिए कैसे पांव धुला रही थी। बाबा का भौकाल ऐसा था और उसके बाद देखिए महिला आयोग की अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है जब पता चला कि उनके पांव धुला रही थी जिन पर दर्जनों से रेप का आरोप है। इस्तीफा सौंपा उन्होंने अपना। अब आपको बताऊं, बाबा के नार्को की मांग हो रही है, बाबा पर आरोप क्या है और कैसे लपेटे में आए। नासिक का रेपिस्ट बाबा अशोक खरात जब से गिरफ्तार हुआ है, महाराष्ट्र की सियासत में भी भूचाल आ गया। विपक्ष ने अब बाबा अशोक खरात के नार्को टेस्ट की मांग की है। शिवसेना यूबीटी के नेता ने खरात के नार्को टेस्ट की डिमांड की। उनका कहना है कि इस बाबा का बड़े बड़े नेताओं के साथ गहरा संबंध है, इसलिए बाबा के नार्को टेस्ट के जरिए ही सच्चाई सामने आ सकती है। ढोंगी बाबा से अब तक पुलिस करीब 9 घंटे पूछताछ कर चुकी है। यह बाबा तंत्र मंत्र के नाम पर महिलाओं का शारीरिक शोषण करता था। बाबा महिलाओं को उनकी परेशानियों के समाधान का लालच देता था और फिर पूजा पाठ के नाम पर उन्हें अपने जाल में फंसा लेता था। प्रसाद या पानी में नशा देकर वो महिलाओं को सम्मोहित करता था और फिर उनके साथ अश्लील कृत्यों के वीडियो बनाता था। वीडियो रिकॉर्ड हो जाने के बाद उसका असली चेहरा सामने आता था। इन्हीं वीडियो के जरिए वो महिलाओं को ब्लैकमेल करता था, उनके साथ बार बार यौन शोषण करता था और फिरौती मांगता था। बाबा के इस कांड का खुलासा तब हुआ जब एक महिला थाने पहुंची। इस महिला ने ज्योतिषी बाबा पर कई बार दुष्कर्म करने और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 5 करोड़ मांगने का आरोप लगाया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। जांच के दौरान ही बाबा के फार्म हाउस से पुलिस को एक पेन ड्राइव मिली और इस पेन ड्राइव में अलग अलग महिलाओं के 100 अश्लील वीडियो थे। कहा जा रहा है इन वीडियो में कई बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। इस मामले में अब तक 3 एफआईआर दर्ज हुई, इनमें 2 एसआईटी, 1 क्राइम ब्रांच के पास है। सुनिए जरा अब इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। दबाव था, उस दबाव के चलते इस्तीफा दिया है। लेकिन जो मंत्री है कैबिनेट में देवेंद्र जी के, फडणवीस जी के, जो हमेशा ये बाबा और महाराज जो है, जो उसका कल पर्दाफाश हो गया है, उसके दरबार में जाकर बैठते थे, विधि करते थे, पूजा करते थे, अघोरी विद्या करते थे। मंत्री आपके कैबिनेट में 9 मंत्री है आपके, आप उनके ऊपर जब तक एक्शन नहीं लेते तब तक आप इस दिशा में ठीक कदम उठा रहे हो, इसके ऊपर लोगों का विश्वास नहीं बैठे। बड़े बड़े नेताओं का बैठना, जो सत्ता के अंदर बैठे हुए नेता वो वहाँ पे मौजूद है और किस तरह से हमारी महिलाओं का वहाँ पे जाना और किस तरह से उनका शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ वीडियोस भी जारी किए गए। कुछ किसी ने कहा कि एप्स्टीन नासिक फाइल भी हो सकता है। ये इतना बड़ा अगर ये मजागड़ा आ गया है, इतना बड़ा ये कुछ हो रहा है, तो क्या कर रहा था सत्ता कब से? उनको पता नहीं चल रहा था कि एक बाबा इस तरह का है जो यहाँ पे काम कर रहा है। क्योंकि सत्ता के लोग जो मंत्री थे वो तो उसके मेन भक्त थे, वहाँ पे जाके बैठे, देखे सब तरफ फोटो उनके वायरल है। ऐसे स्वयं घोषित जो भगवान रहते हैं ना, वो इसी तरह का ही काम करते हैं। राजनीति में रहने वाले लोगों ने उनको बढ़ावा देना बिल्कुल गलत है। जो वहाँ गए वो उनकी एक गलती है, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए कि ऐसे आदमी के साथ आप संबंध रखते हैं, बिल्कुल गलत है। ये जो शोषण, महिलाओं का शोषण करने वालों को आप। अब आइए आपको बताऊं, बाबा के पास थोड़ी बहुत संपत्ति नहीं है, अकूत धन दौलत जमा कर रखी थी। पर्दे के पीछे क्या स्या हकीकत थी वो आज दुनिया के सामने आई है। अशोक खैरात के पास गाड़ी, बंगला, फार्म हाउस सब कुछ है। ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं।
ढोंगी बाबा की गिरफ्तारी के बाद बड़े खुलासे हो रहे हैं। शुरुआती जांच में उसकी 500 करोड़ की संपत्ति का दावा है। अहिल्यानगर और नासिक जिले में 30 से अधिक जमीनें उसने पत्नी, बेटी और अन्य रिश्तेदारों के नाम भी प्रॉपर्टी खरीदी है। लगभग 10 करोड़ रुपए का आलीशान फार्म हाउस भी उसके पास है। अब जांच हो रही है क्या इन संपत्तियों के लिए अवैध तरीके से पैसे जुटाए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाबा फर्जीवाड़ा करके भी लाखों रुपए कमाता था। इमली के बीज को सिद्ध रत्न बताकर भक्तों से 1 लाख तक वसूलता था। कुछ वीआईपी भक्तों से वो एक मुलाकात के लिए लाखों रुपए वसूलता था। इसके अलावा पूजा पाठ और तंत्र मंत्र के नाम पर भी वसूली करता था। अशोक घरात बाबा बनने से पहले मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था। रिटायरमेंट के बाद उसने अंक ज्योतिष और ज्योतिष को धंधा बना लिया। शिरडी से 25 किलोमीटर दूर उसने ईशानेश्वर महादेव मंदिर भी बनाया है और मंदिर से भी करोड़ों की कमाई होती है। मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष भी वो खुद है। फिलहाल इस ढोंगी बाबा अशोक घरात की तमाम संपत्तियों की जांच हो रही है। उसके बाद अब पुलिस तलाश कर रही है ये अकेला ये सब कुछ करता था या इसके पीछे और भी लोग हैं और इसने किन किन महिलाओं को ब्लैकमेल करके यौन शोषण किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, 26वीं शादी में फंस गया एक फर्जी आईएएस। सोचिए 26 शादी का दावा हो रहा है इसका। प्रीतम निषाद फर्जी आईएएस खुद को बताकर शादी पर शादी कर रहा था। अगली तस्वीर इसकी देखिए। बाकायदा जहां जाता था तो सम्मान पाता था क्योंकि खुद को बताता था कि मैं आईएएस हूं। शादी का कार्ड भी आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ये है इसकी शादी का कार्ड। अब देखिए जरा कैसे फर्जी आईएएस फंस गया। शादी के का धोखा दे रहा था और एक के बाद एक शादियां कर रहा था। देखिए जरा, फर्जी आईएएस बनकर शादी करने गए मामला गोरखपुर का है। यहां इटावा के रहने वाले प्रीतम ने आईएएस होने का फर्जीवाड़ा किया। दावा तो यहां तक है कि आईएएस होने के फर्जी दावे से उसने 25 शादियां कर ली और 26वीं शादी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी फर्जी जानकारी डाली। इसी जानकारी को देखकर गोरखपुर का एक परिवार फर्जीवाड़े में फंस गया। परिवार ने फोन किया तो प्रीतम ने कहा मैं मणिकपुर में एसडीएम हूं और यह शादी बिना किसी दहेज के करना चाहता हूं। बिना दहेज एसडीएम दामाद मिल रहा था तो परिवार भी तुरंत तैयार हो गया। आनन फानन में फर्जी आईएएस की शादी की तारीख 11 मार्च तय हो गई। शादी तय हो गई तो प्रीतम ने खर्चे के नाम पर 15 लाख रुपए मांग लिए। उसने कहा कि शादी और भोज में बड़े बड़े लोग आएंगे इसलिए काफी पैसा खर्च होगा। इसके नाम पर शादी से 1 महीना पहले उसने 15 लाख रुपए वसूल भी कर लिए। फर्जी आईएएस के ससुर के मुताबिक जब प्रीतम उनके घर आया था तो उसकी गाड़ी पर भारत सरकार लिखा था और एक सहायक भी उसके साथ था। शादी के कार्ड में भी प्रीतम ने अपना नाम के साथ आईएएस लिख रखा है। 11 मार्च को कैंट क्षेत्र के एक लग्जरी मैरिज हॉल में शादी हुई, लेकिन इसी दौरान परिवार को शक हुआ तो उन्होंने गांव फोन किया। तब गांव वालों ने बताया कि प्रीतम निषाद कोई डीएम एसडीएम नहीं है। उसने तमाम लोगों से कर्ज ले रखा है जिस कारण वो अपने गांव से फरार है। वहीं बेटी ससुराल पहुंची तो उसने भी फोन करके पूरी असलियत बता दी। इस पर आनन फानन में परिवार के सदस्य बेटी के ससुराल पहुंचे और आरोप लगाया कि वहां बेटी को एक कमरे में बंद किया गया था और आरोपी फर्जी एसडीएम उसे गांव में बेचने की साजिश रच रहा था। परिवार बेटी को वापस ले आया और गोरखपुर के थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और फर्जी आईएएस की तलाश कर रही है। तो फर्जी आईएएस जल्दी गिरफ्त में होगा। आइए बारी है लाइफ का फंडा की, देखते हैं क्या है खास। जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी आए तो यह मत सोचिए कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। गौतम बुद्ध ने धीरज के साथ परेशानियों से निपटने का बड़ा फंडा दिया। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक परेशान शिष्य आया और कहा कि गुरुजी, मेरे दुख बहुत बढ़ गए हैं, कोई उपाय बताइए जिससे मैं खुश रह सकूं। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें उपाय तो बताऊंगा, लेकिन पहले जाओ गांव में जो सबसे सुखी है उसके घर से मुट्ठी भर अनाज लेकर आओ। शिष्य सुखी व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। एक आदमी अपने घर के बाहर शांत बैठा था। शिष्य ने सोचा कि शायद यही सबसे सुखी है। उसने कहा, आप मुझे मुट्ठी भर अनाज दे दीजिए क्योंकि आप सबसे सुखी लगते हैं। वो आदमी गुस्से में बोला, आज सुबह ही मेरा पत्नी से झगड़ा हुआ है, रोज नई नई परेशानियां और विवाद हो रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उसे कैसे ठीक करूं, मैं खुश बिल्कुल नहीं हूं। शिष्य दूसरे व्यक्ति के पास गया और कहा कि आप सबसे सुखी हैं, अनाज दे दीजिए। तो उसने कहा, मेरा पड़ोसी बहुत अमीर है, उसके पास सब कुछ है, मैं तो गरीब हूं और बहुत दुखी हूं। शिष्य उसके बाद अमीर शख्स के पास पहुंचा और कहा, आप सबसे सुखी हैं, मुझे आपसे थोड़ा सा अनाज चाहिए। अमीर शख्स ने कहा, मेरे पास धन दौलत शोहरत सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है, मैं परेशान हूं
आगे क्या होगा? शिष्य पूरा गांव घूमा लेकिन खाली हाथ गौतम बुद्ध के पास लौटा और पूरी बात बताई। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, लोग दूसरों से तुलना कर दुखी होते हैं। हर इंसान की जिंदगी में परेशानियां होती हैं, लेकिन लोगों को दूसरों की खुशी दिखती है और अपना दर्द। इस कहानी के जरिए गौतम बुद्ध ने लाइफ का बड़ा फंडा दिया। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए और बुराइयों और कमजोरियों को सुधारने पर ध्यान दीजिए। दूसरों की जिंदगी से तुलना करेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। सही मसाले से बने खाने की खुशबू सीधा डाइनिंग टेबल तक खींच लाती है भाई। ओहो। तुम कौन? पापा।